As we know, Gandhian political thought and Gandhian thought in general continues to be important in a variety of ways. Gandhi was one of the key personalities of the modern world, and the imprint that he has left on history is a very, very deep imprint. There have been occasions and there have been certain quarters where it was thought that Gandhi's relevance was going down, but the reality is that with each passing decade in this world of ours, which is filled with strife, disputes, and so many other things, Gandhian thought continues to be relevant. Of course, there are some elements of Gandhian thought which were more specific, which were meant for the times in which Gandhi lived, and there are certain other elements of Gandhian thought which may be described fittingly as perennial elements. So today's discussion is about those elements of Gandhian thought. I don't want to anticipate the lectures of each of our panelists, but one might say that among the perennial elements of Gandhian thoughts are things like peace, non-violence, non-discrimination, justice, etc., etc. So with these few words, I would like to invite Professor R.C. Pradhan to speak for about 15 minutes to all the participants, and each speaker will speak for 15 minutes, and then we will have a question and answer session. So we At the end or at the end, first all the three speakers will speak, and then we will have question and answer session. So, sir, go बहुत ahead. बहुत मैं तो हिंदी में ही जी बोलूँगा जी क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और आज़ादी के दिन बापू ने कहा था कि दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। एनीवे, तो 15 मिनट एक दो टिप्पणी करना चाहूंगा पहले विषय पर आने के पहले। एक टिप्पणी यह है कि 45 से 47 के बीच में जितने गांधी के प्रिय शिष्य थे, सहकर्मी थे, सबने इनको रिजेक्ट किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जवाहरलाल, हम ये नहीं कह सकते कि जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल कोई उस तरह के लोग थे जो उनकी ईमानदारी के बारे में कोई डाउट किया जा सकता। एक सवाल है। दूसरी बात, जिस आदमी को आजादी के अवसर पर ही नकार दिया गया, आज सारी दुनिया में क्यों चर्चा? ये दो छोटी टिप्पणी करके फिर मैं तो पहली बात तो यह है मेरी अपनी समझ में कि अगर हम उस दौर में चले तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, सारी दुनिया में बहुत ही बर्बादी हो चुकी है, सब जगह रिकंस्ट्रक्शन का, पुनर्निर्माण की समस्या सबके सामने है। पश्चिम में भी है, यहाँ है छोड़ करके, क्योंकि वो में उसको कोई एक और नई बात हो गई थी कि राज्य की भूमिका, यानी दोनों विचारधाराओं में, मार्क्सवाद तो राज्य की भूमिका मानते ही थे हर चीज में, राज्य की सत्ता के, राज्य सत्ता के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी थी, इसमें भी ग्रेट डिप्रेशन के चलते और केन्स के चलते, जहाँ की उन्होंने डिग एंड फील की फिलॉसफी चलाई, राज्य की महत्व भूमिका। तो जवाहरलाल गांधी तो राज्य की भूमिका को स्वीकार करने वाले नहीं थे। एक बड़ा मतभेद था इन लोगों में, जो उनके शिष्य मंडली थी, और खास करके पार्टीशन हो चुका है और देश के सामने बड़ी चुनौती है कि पुनर्निर्माण कैसे होगा, भारत को क्या करें। तो राज्य की भूमिका के माध्यम से देश निर्माण हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना था, और गांधी इस विचार को तो मानते नहीं थे। शायद और कारणों के अलावा एक कारण ये भी रहा हो। एक बात पर ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरी 15 मिनट है, दूसरी छोटी टिप्पणी ये करना चाह रहा हूँ
कि आज चर्चा क्यों हो रही है। अगर हम गांधीयन स्टडीज की हम देखें साहित्य को, तो एक बड़ा भारी फर्क हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों तक, यानी 80 85 तक, 90 तक कह सकते हैं, कि कोई बहुत बड़ा लिटरेचर नहीं, यानी कलेक्टेड वर्क्स हो गया वो अलग बात है, गांधी की अपनी राइटिंग आ रही थी वो बात अलग है, लेकिन उनके विचारों पर ज्यादा किताबें नहीं दुनिया भर में आ रही। इधर 15-20 सालों में शायद ही कोई उनका विचार हो स्पिरिचुअलिटी से सेक्सुअलिटी तक जिस पर गहन विचार नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण मुझे ये लगता है कि 80 आते आते तो ये स्पष्ट हो गया था कि राज्य से काम नहीं चलेगा, राज्य में मार्केट की तरफ लोग मुड़े और ये लिबरलाइजेशन वगैरह की बात आगे चली। और 2000 आते कर ये भी स्पष्ट हो इससे तो बहुत फायदा हो रहा है, शायद कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ रहे। तब विकल्प क्या है, क्या किया जाए? तो जो दुनिया भर में लोग सोचने विचारने वाले लोग होते हैं, उन्होंने गांधी के दरवाजे पर दस्तक दी कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। ये दो बात था। क्या है गांधी में? हर बड़ा विचारक दो काम करता है, एक तो अपने समसामयिक समस्याओं से जूझता है, जैसे गांधी जूझे रंग भेद नीति साउथ अफ्रीका में, भारत की आजादी हिंदुस्तान में। लेकिन ये चीजें तो सामयिक ही होती है। आजादी आई, रंग भेद नीति भी खत्म हो गई, फिर गांधी की रेलिवेंस क्या रहेगी? इतिहास खाली रह जाएगा कि भारत की आजादी को गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन एक काम और बड़ा आदमी करता है, बड़ा विचारक करता है, वो काम है कि कुछ ऐसे विचार रख जाता है जो हमेशा के लिए सर्वजुगीन होते हैं। भगवत गीता का उदाहरण है, हर युग में भगवत गीता प्रासंगिक है। गांधी भी हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। और किसी ने एक छोटा सा कमेंट किया है कि भारत की साधना 5000 साल की जो साधना थी भारत की, उसके फल थे, प्रतिफल थे गांधी। और आगे जो 5000 साल भारत की साधना होगी उसके बीज होगी। तो ये बड़ी बात है, ये कहने का एक ढंग है। लेकिन ये मूल बात यह है कि कौन से विचार हैं गांधी के जो आज ही नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, हमेशा शाश्वत रूप में रहेंगे। मेरी राय में ये हुआ कि बड़ा आदमी, बड़ा विचारक क्या करता है कि जहां बहस जाकर रुक गई है, उस बहस के दायरे को आगे बढ़ाता है, फ्रंटियर ऑफ नॉलेज को आगे करता है। तो 6 बातें मैं कहूंगा पेरिनियल में, और भी बातें होंगी लेकिन और लोग भी हैं। एक तो परमात्मा, विश्व, जीव जगत ब्रह्म के रिश्ते में गांधी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। लंबी बहस थी, संसार नित्य है अनित्य है, परमात्मा सगुण है निर्गुण है, आदमी क्या है, आदमी पापमय है पश्चिम के लोग जैसा मानते हैं, या परमात्मा का स्वरूप ही है। गांधी ने निचोड़ रूप में अगर कहें तो आदमी परमात्मा स्वरूप ही है। एक दूसरी बात उन्होंने ये रखा कि दुनिया नित्य है अनित्य है, ये बहस बेकार है, इसमें हमें नहीं जाना है। परमात्मा सगुण भी, कुछ लोगों के लिए निर्गुण है, वो तो निर्गुण वाले ही थे, सगुण भी लोग मानते हैं। मूल बात यह है, ये संसार जो है परमात्मा का ही बना हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा की सेवा करने वालों को इसी संसार की सेवा करनी। एक समस्या अपने हिंदुस्तान में थी और बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया कि भारत में दूसरे के दुख में हस्तक्षेप कर उसको उस दुख से निजात
दिलाने की परंपरा नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका कारण ये लोग बतलाते हैं कि यहाँ कर्म की थियरी थी। हर आदमी को अपने कर्म को भोगना पड़ता है। इसलिए दूसरे का, परमात्मा का नियम है, इसलिए उसमें दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कर्मों को भोग रहा है। गांधी और लोग भी इसमें है। पश्चिम से शायद ज्यादा प्रभाव रहा होगा, या हिंदुस्तान में भी भगवत गीता वगैरह से लिया कि नहीं, लोक संग्रह की बात भगवत गीता में है। लोक संग्रह के लिए, सेवा के लिए, तो सेवा वाली बात, क्योंकि विश्व परमात्मा स्वरूप में है, इसलिए उसकी सेवा करनी है, उससे प्रेम करना है। तो संसार के हर प्राणी को आपको प्रेम करना होगा। कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि जीव जगत ब्रह्म के बारे में जो गांधी की सब मिला करके जो सोच है, ये हमेशा कायम रहे। दूसरा विचार जो मेरी अपनी राय में है, वो स्वराज्य वाला है। ये स्वराज छोटी चीज नहीं है। कोई भारत की आजादी से स्वराज्य का मतलब, वो तो है ही, वो तो एक माइनर पार्ट है उसका। स्वराज्य में सब चीजें आ जाती है। कैसा समाज बनेगा, स्वराज को ही रामराज भी कभी कहते हैं। तो ऐसा समाज बने जिसमें कि बड़े छोटे का कोई, हेलो। हाँ, क्लियर नहीं आती, कट जाती है जी। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, मेरा वो ऑनलाइन चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रही तो स्वराज्य वाली बात भी, क्योंकि स्वराज्य का स्वरूप इतना विस्तृत है, हिंद स्वराज से लेकर के, और जब 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की बात आई, और उसके मसवीदा जो गांधी ने रखा, उसको अगर देखा जाए तो स्वराज्य कहे, राम राज्य कहे, यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब तरह से जो समाज पूर्ण होगा, पूर्ण होने के तरफ जाएगा, तो वो स्वराज्य है। और एक भारत की आजादी तो उसका एक मायना रहा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, एक और बहस चल रही थी, व्यक्तिगत संपत्ति का क्या करना। तो व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्तिगत हाथों में रहे, उसके सारी दुनिया जानती है उसके परिणाम क्या है। व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक स्वामित्व में आ जाए, उसके भी परिणाम लोगों ने देखा। तो ये जो बहस जहां रुकी हुई थी, इस बहस को गांधी ने आगे बढ़ाया। और इसी संदर्भ में तीसरा विचार मेरी अपनी राय में, ट्रस्टीशिप जो है, ये एक बड़ी बात है। ये नहीं हो रहा है। टाटा के अलावा शायद हिंदुस्तान में किसी और, थोड़ा बहुत जमनालाल बजाज ने किया होगा, लेकिन टाटा के अलावा ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन ये विचार आगे बढ़ेगा, और ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। 1946 में जो डॉक्यूमेंट गांधी जी ने और लोगों की मदद से, प्यारेलाल भी थे और लोग भी थे, जो पर बनाया, वो बहुत ही क्रांतिकारी है। उसमें ये भी था कि अगर ट्रस्टीज के बच्चे लायक नहीं होंगे, या उस काम को करने में उनकी रुचि नहीं होगी, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। वो संपत्ति इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात कि जो व्यक्तिगत संपत्ति तो रहेगी, लेकिन उसका स्वामित्व नाम मात्र का रहेगा, उपभोग नहीं कर पाएंगे जो उसको जिनका स्वामित्व होगा। ये दो बातें। तो स्वामित्व एक नॉमिनल चीज होगी, ताकि उनका कहना था संपत्ति को बढ़ाने की कला बहुत कम लोगों में है, जैसे हिंदुस्तान में बनिया मारवाड़ी लोगों में है। तो इसलिए उनके ये कला है, उसका उपयोग होना चाहिए ताकि समाज को उससे फायदा हो।
लेकिन वो कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहेगी, उसका उपभोग नहीं कर सकते, और बच्चे भी अगर उस काम में नहीं होंगे तो बच्चों को भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में परिवर्तन करके उनको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा, वो संपत्ति को नहीं रख सकते। समय कम है। अब गांधी एक और काम करते हैं, हमेशा जब जवाहरलाल या सुभाष बाबू कोई बहुत ही रेडिकल बात करते थे तो कहते थे होगा कैसे ही बताओ, क्या करोगे उसके लिए। जब मद्रास कांग्रेस में 1926 में पूर्ण स्वराज की बात सुभाष बाबू ने और जवाहरलाल ने रखी तो उनका करोगे क्या, प्रस्ताव पास करके क्या होगा। तो गांधी जो भी काम करते हैं उसका उपाय भी बतलाते हैं कि कैसे होगा। यहाँ भी तीन इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने समाज परिवर्तन को दिए। ज्यादातर एक लंबी बहस थी कि व्यक्ति पहले सुधरेगा या व्यवस्था सुधरेगी। मार्क्सवादी लोग तो व्यवस्था पर ज्यादा जोर था, जो उदारवादी लिबरल लोग था व्यक्ति पर जोर था ज्यादा, और लोग समझ एक बहस चलती थी। गांधी इससे आगे गए और उन्होंने व्यक्ति वाली बात के लिए एकादश व्रत सामने रखा। एकादश व्रत का प्रचार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसमें पहले पांच तो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह वगैरह जो है ये तो पातंजलि योग सूत्र से है, परंपरा है। जैन धर्म में भी पंच महाव्रत कहते हैं, सब जगह है, पंचशील है बुद्ध में। लेकिन 6 उन्होंने जो दिए वो उनका अपना है, ये बड़ी बात है। जितने देश की समस्या है आज भी कल भी रहेगी, अगर हम गहराई से उनके बिंदुओं पर विचार करें, जैसे सर्वधर्म समानत्व, सर्वधर्म समानत्व, शरीर श्रम, स्पर्श भावना, यानी जितनी समस्याएं थी और जितनी समस्याएं आज भी है वो उसमें उन्होंने समेट लिया। और इसीलिए बाबा बिनोवा ने एक जगह कहा कि बापू का सब काम मिट जाएगा लेकिन क्या नहीं मिटेगा, ये जो मंगल प्रभात है। मंगल प्रभात क्या है, जब जरवदा जेल में थे गए तो चिट्ठी हर मंगलवार को सुबह में लिखा करते थे आश्रम वासियों के लिए। उसमें एकादश व्रत का एक बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत ही गहन विचार किया उस पर उन्होंने, वही मंगल प्रभात पुस्तक है। और वो बाबा बिनोवा ने कहा ये 5 साल बाद भी ये टिकी रहेगी, क्यों, ये गांधी का अपना है। तो व्यक्ति वाली बात की व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति से ही बात बनेगी नहीं, उनको ये भी ध्यान में था। तो फिर समाज के ये 2 इंस्ट्रूमेंट दे दिए। एक इंस्ट्रूमेंट तो था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क 18-19 पॉइंट है, उसमें देश की जितनी समस्याएं हैं या दुनिया की जितनी समस्याएं हैं उस करीब करीब सब उसमें आ गई हैं, अगर देखेंगे तो। उसमें एक बहस थी कि राज सत्ता, मार्क्सवादी लोग कहते थे कि राज सत्ता अगर नहीं हाथ में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो रिफॉर्मिस्ट लोग हैं। गांधी ने इस बहस को आगे बढ़ाया और ये कहा कि राज सत्ता के बिना भी लोक सत्ता के आधार पर, लोक संग्रह के आधार पर बहुत कुछ समाज में किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन बनाया, विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाया, अर्जन सेवक संघ बनाया, सिंगल एम ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अनेकों बना दिए। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक बड़ी चीज है, क्योंकि समाज में लोग राज सत्ता के बिना भी लोग कुछ कर सकते हैं, ये उन्होंने। और तीसरा उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र के रूप में सत्याग्रह को रख दिया। जब कहीं कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई भी बाधा हो, तो सत्याग्रह तो हर व्यक्ति की मुट्ठी में, हर व्यक्ति के हाथ में है। तो इस प्रकार एक समाज का एक तरह से देखिए कि एक ऐसी व्यवस्था
जिसमें न्याय भी हो, अहिंसक भी समाज बने, न्यायपूर्ण भी हो। मैंने राम राज्य के बारे में जो परिकल्पना लोग करते हैं, भेड़िए और बकरी घाट पर पानी पीते थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो यानी बड़ा समता वाली बात। तो समता की बात, स्वतंत्रता की बात, सभी बातें इसमें आ गई हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो सत्याग्रह है ये एक शास्त्र है, इसमें ये विकसित होते रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि गांधी ने जो कहा है, और हमने देखा नेल्सन मंडेला हो या और लोग भी हैं, सब लोगों ने, डॉक्टर किंग हो और लोग भी हैं, अपने दलाई लामा जी हैं, अपने अपने ढंग से सत्याग्रह की परंपरा चलाई है। तो मेरा ये कहना है कि पहले वाला जो 3 है वो शाश्वत विचार है। समाज कैसे बने, कैसा समाज होना चाहिए, प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, और ये जो परमात्मा जीव जगत ब्रह्म का जो रिश्ता है इसके बारे में क्या सोचें। और 3 जो परिवर्तन के अवसर दे दिए उन्होंने, जो एक बड़ा, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी देन है बापू की, कि लोग ज्यादातर व्यक्ति सुधरे या व्यवस्था सुधरे इसी में थे, या वायलेंस नॉन वायलेंस के बात में थे। उन्होंने 3 नए लोगों के सामने रख दिए। और एक बात मैं जरूर कह के खत्म करूंगा इसको, कि वो ऐसा नहीं है कि जो एकादश व्रत है, बहुत लोग समझते हैं कि ये साधुओं के लिए या आश्रम वासियों के लिए है। वो जो 6 है, 5 तो कठिन है और उनका अपना है भी नहीं, ये जो 6 है वो तो हर भारतीय के लिए, दुनिया में हर आदमी के लिए, क्योंकि उसमें जितनी समस्याएं हैं, मैनुअल मेंटल लेबर के जो डिफरेंसेस है उसके लिए उन्होंने ब्रेड लेबर का कंसेप्ट रख दिया, श्रम का रखा। जो स्पर्श भावना, अस्पृश्यता थी, दलित, आज देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है, इसको उन्होंने पकड़ा था। और एक बात और कह दूंगा कि 2 बार, ये बहुत लोग नहीं, क्योंकि आज बहस आजकल चल रही है, 2 बार हिंदू समाज पर जो संकट आया, तो गांधी के अलावा कोई भी आदमी सामने आकर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। कब? जब कम्युनल अवार्ड आया और दलित को हिंदू समाज से अलग करने की बात आई, तो गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसको रोक लिया। और नोआखाली में जहां हिंदुओं को निकाला जा रहा था, मारा जा रहा, तो गांधी और उनके, चाहे कृपलानी हो, सुचेता कृपलानी हो या प्यारे लाल हो, सुशीला नायक हो, यही लोग गए और कोई गया नहीं बचाने। तो लोग खाली दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में उन्होंने कहा ये लोग नहीं जाएंगे। अरे नोआखाली की वही बात करनी चाहिए। नोआखाली में भी क्या हो रहा था, कलकत्ते में क्या हो रहा था, तो सब मिला करके ये जो शाश्वत अंश है गांधी विचार के, ये आगे भी चलते रहेंगे। क्योंकि ये उन्होंने अटोपिया नहीं बनाया। एक बात और, बहुत लोग अटोपिया तो बहुत बनाते हैं, ऐसा उन्होंने, क्योंकि वो खुद कहते थे हमें प्रैक्टिकल विजनरी। तो जो भी काम सामने रखा कि ये काम, या जो आदर्श सामने रखा, वो आदर्श कैसे व्यवहार में आएगा इसका रास्ता बताया। और ये रास्ता यहाँ भी उन्होंने परिवर्तन के 3 साधन दे करके समाज को बता दिया कि अगर समाज परिवर्तन करने हैं तो तीनों अस्त्र का हमें उपयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। May I now invite Professor MP Singh to share his views with us. Sir, you are muted, sir. You need to unmute yourself.
सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है. Yes sir, yes sir. Now you are unmuted. Thank you, Mr. President, sir. I am honored to be invited to this webinar organized by Nehru Memorial Museum and Library. यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग आज वार्ता के लिए जमा हुए हैं. गांधी में शाश्वत क्या है और सामयिक या तत्सामयिक क्या है, यह सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गांधी का विराट व्यक्तित्व सार्वकालिक रूप से न केवल भारत में बल्कि विश्व में समादृत हो रहा है. गांधी को मैंने दो रास्तों से जाना. एक तो जयप्रकाश नारायण के माध्यम से, जब मैं पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में छात्र था तो जेपी अपने गांधीयन फेज में, सोशलिस्ट फेज के बाद गांधीयन फेज में पटना में रह रहे थे और उनके पास काफ़ी समय था और पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में प्रायः आते थे और उनको सुनना एक अभूतपूर्व अनुभव की बात होती थी. तो एक तो मैंने जेपी के माध्यम से जाना. दूसरे, कनाडा में पीएचडी का जो कोर्स, पीएचडी के जो कोर्स वर्क मैंने किए, उसमें एक शिक्षक थे ब्रिटिश कनेडियन जो एक कोर्स पढ़ाते थे, सोशल साइकोलॉजी ऑफ मास मूवमेंट्स. तो सोशल साइकोलॉजी ऑफ मास मूवमेंट्स में उन्होंने कई पुस्तकों के अलावा एक पुस्तक जो रिकमेंड की थी, अनुशंसित की थी, वह थी गांधीज ट्रुथ, द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस. तो गांधीज ट्रुथ, द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस के लेखक विश्व के प्रसिद्ध सोशल साइकोलॉजिस्ट जो अपने को साइको हिस्टोरियन कहते हैं, एरिक एच एरिक्सन थे, स्कैंडिनेवियन अमेरिकन. तो स्कैंडिनेवियन अमेरिकन ने गांधी का एक अभूतपूर्व साइको एनालिटिक, साइको हिस्टोरिकल अकाउंट पेश किया है. उसमें बहुत साइको एनालिटिक टेक्निक में जाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो मुख्य हाइपोथेसिस उस पुस्तक में है वह यह है कि गांधी का आइडेंटिटी क्राइसिस और आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो हुआ साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और भारत में, उनका जो साइकोलॉजिकल मेकअप और पर्सनैलिटी बना, उन्होंने जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो सॉल्यूशन अपने लिए निकाला, वह पूरे एक जनरेशन तक भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने वालों के लिए एक रोल मॉडल बन गया. तो गांधी का आइडेंटिटी क्राइसिस, गांधी का आइडेंटिटी फॉर्मेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस का सॉल्यूशन, एक ऐसा मॉडल उसने प्रस्तुत किया जो एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनरेशन में जितने भारतीय हुए सबके लिए एक रोल मॉडल बन गया जो उनके पर्सनैलिटी को प्रभावित कर पाया. तो इन दो माध्यमों से जानने के बाद गांधी में मेरी रुचि बराबर बनी रही है और गांधी साउथ अफ्रीका में 21 साल तक राजनीतिक काम करने के बाद, सत्याग्रह और कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के बाद जब भारत आए तो उस समय भारतीय राजनीति की स्थिति यह थी कि एक तरफ
मॉडरेट पॉलिटिक्स या नरम दल भी असफल हो रहा था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और दूसरी ओर जो एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल था कांग्रेस में, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नरम दल के पेटिशंस का कोई प्रभाव था नहीं, और गरम दल के उत्तेजनापूर्ण कार्यों को या उनके कृत्यों को साम्राज्यवादी राज्य, उपनिवेशवादी राज्य के कोअर्सिव स्टेट अपैरेटस के द्वारा कुचल दिया जा रहा था। तो भारत एक क्रॉस रोड्स पर था, और न इधर का रास्ता सूझ रहा था न उधर का। गांधी ने सत्याग्रह का एक रास्ता दिया, स्वदेशी का एक रास्ता दिया, स्वराज का एक रास्ता दिया, और अंततः उस माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या गांधी का सत्याग्रह ब्रिटिश राज के खिलाफ तो सफल हो गया, क्या नाजी जर्मनी के खिलाफ सफल हो पाता, हिटलर के जर्मनी के खिलाफ सफल हो पाता? यह प्रश्न भी उठता है। और गांधी की सफलता की बात जब हम करते हैं, वह एक बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसमें केवल वही एक फैक्टर था या कुछ और दूसरे फैक्टर्स के द्वारा भी उसमें सहयोग मिला? क्रांतिकारियों का, सुभाष बोस की भारतीय INA, इंडियन नेशनल आर्मी का, या उसके अलावा इंडियन नेवी का रिवोल्ट, उसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि ब्रिटेन बहुत उत्सुक था कि कब भारत से हमको मुक्ति मिले और स्वराज और स्वतंत्रता दे करके वापस जाने के लिए उत्सुक थे। और उन्होंने जो डेट तय किया था, उस भारत छोड़ने का जो डेट तय किया था, उसके पहले वो भारत छोड़कर चले गए। तो गांधी की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, इतिहास पर एक समग्र दृष्टि रखते हुए हमें देखना चाहिए। और गांधी में क्या शाश्वत तत्व हैं जो गांधी अब तक इतने प्रासंगिक बने हुए हैं, न केवल भारत में बल्कि विश्व में? मेरे ख्याल से उनमें कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे उनका कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स प्रोग्राम। सत्याग्रह की चर्चा सब करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की चर्चा कम होती है, क्योंकि सत्याग्रह में एक्शन ज्यादा है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में एक्शन से ज्यादा बहुत पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। अगर सत्याग्रह के द्वारा राज्य परिवर्तन और नए राज्य की स्थापना का प्रयास है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नए समाज की रचना का प्रोग्राम है। और गांधी मुख्यतः राज्य से ज्यादा समाज के व्यक्ति थे, और उनका विश्वास राज्य से ज्यादा समाज पर था। तो कंस्ट्रक्टिव सेठ जमनालाल बजाज को उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि मेरी असली राजनीति कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। तो अच्छा, सेठ जमनालाल बजाज उनके आइडियलिस्ट कैपिटलिस्ट थे, उनके आदर्शवादी पूंजीवादी थे। अब अभी तक इतिहास में जो हम देखते हैं कि लोकतंत्र अगर कहीं सफल हुआ है तो केवल पूंजीवादी इकोनॉमी में सफल हुआ है। लोकतंत्र कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सफल नहीं हो पाया, कम से कम अभी की बात है। अभी तक इतिहास का अनुभव है ये। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। और फिलोसोफर्स ऑफ साइंस हमें
सचेत करते हैं कि इतिहास हमेशा भविष्य का सूचक नहीं होता। हो सकता है कि दूसरी आर्थिक व्यवस्था भविष्य में सफल हो जाए, लेकिन अभी तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही लोकतंत्र सफल हो पाया है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने आप में, अगर लोकतंत्र अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो उससे भी ज्यादा इम्परफेक्ट है। और इसलिए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी एक ऐसे स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं जो आपस में एक दूसरे को सहयोग दे करके, एक दूसरे को संघर्ष दे करके, एक दूसरे को प्यूरिफाई करके एक कंबाइंड हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो गांधी की सफलता के ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते। फिर एक अमेरिकी ब्लैक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जॉन बॉन ड्यूरेंट। उसने एक किताब लिखी है गांधी पर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस। कॉन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस में जॉन बॉन ड्यूरेंट की थीसिस है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी ने राइट का थियरी केवल डेवलप किया, उसमें ड्यूटी कहीं दिखती नहीं है। हो सकता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी को यूरोपियन फ्यूडलिज्म के खिलाफ लड़ना था, और यूरोपियन फ्यूडलिज्म एक बहुत ऑप्रेसिव सिस्टम थी, और उस ऑप्रेसिव सिस्टम में राइट पर जोर देना ज्यादा आवश्यक था, ड्यूटीज पर कम। बॉन ड्यूरेंट कहती हैं कि गांधी ने जो पॉलिटिकल थियरी दिया उसमें राइट्स और ड्यूटीज दोनों डिस्कोर्स को एक शामिल किया, और एक इम्बैलेंस जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी में था उसको गांधी ने समन्वित किया। एक दो बिंदु और हैं जिन पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि गांधी एक ही साथ ट्रेडिशनलिस्ट भी थे, परंपरावादी भी थे, एक ही साथ वो मॉडर्निस्ट या आधुनिकतावादी भी थे, और एक ही साथ पोस्ट मॉडर्निस्ट भी थे। तो ट्रेडिशन, मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी तीनों दौर में गांधी प्रासंगिक रहे। ट्रेडिशनलिज्म में एक उदाहरण अगर दूं तो ग्राम स्वराज, मॉडर्निज्म में एक उदाहरण मैं दूं तो राष्ट्रवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म में एक उदाहरण दूं तो विविधता और बहुल आइडेंटिटीज, मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड डाइवर्सिटीज का महापर्व, ये सब गांधी में मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की ऐतिहासिक प्रासंगिकता और वर्तमान में प्रासंगिकता और भविष्य में प्रासंगिकता सुरक्षित है। और यही कारण है कि भारतीय राजनीति की हर धारा शुरू में अगर गांधी की आलोचक रही, तो बाद में जाकर के सारी धाराएं गांधी के प्रति खुली और गांधी को अपनाने का प्रयास सभी धाराओं ने किया। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल एक्शन में अगर हम देखते हैं तो गांधी एक बहुत बड़े आशा के द्वीप की तरह दिखते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में, मार्टिन लूथर अमेरिका में, और आज विश्व के हर देश में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संरक्षणवादी और सतत विकास का सिद्धांत आज पॉलिटिकल थियरी या सोशल थियरी का मूल मंत्र बना है। और वह उसके बीज गांधी में बहुत
केवल बीज ही नहीं बल्कि उसके पावरफुल रूट्स एंड पावरफुल शूट्स हम गांधी में पाते हैं। तो मेरे ख्याल से गांधी की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। गांधी में हम गांधी में आदर्शवाद का महापर्व है, गांधी में व्यावहारिकता का महापर्व है। व्यावहारिकता और आदर्शवाद को दोनों को समन्वित रूप में, इस रूप में एक ही चिंतक में, एक ही क्रियाशील व्यक्तित्व में बहुत कम देखा गया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। May I now request Professor Rizwan Qadri to share his views with us. वैष्णव जन तो તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે सकल लोकवा सहुने वंदे निंदा न करे कहनी रे। 15वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया हो तो वो महात्मा गांधी ने पुनर्जीवित किया था। हम इस वर्ष ऐसे माहौल में इकट्ठा हुए हैं कि गुजरात विद्यापीठ का प्रारंभ अहमदाबाद में गांधी ने किया था। 15 नवंबर 1920 की साल अहमदाबाद के जिस बंगलों में गांधी ने गुजरात विद्यापीठ का प्रारंभ किया था, 20 मई 1915 को गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब विस्तार के अंदर सत्याग्रह आश्रम का कायम किया था। उसी कोचरब से मैं, उसी गांधी हेरिटेज साइट से, जिस जगह से मैं आज आपके साथ संवाद में जुड़ा हूं, वो मेरा आशियाना भी गांधी हेरिटेज साइट है। 1915 में जब गांधी साउथ अफ्रीका से अहमदाबाद लौटे तो अपने साथ एक विचार लेके आए थे, अपने साथ एक कार्य योजना लेके आए थे। गांधी को अहमदाबाद की म्युनिसिपैलिटी में सदस्य बनना था और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में वे जुड़ना चाहते थे। जुड़ने का उनका मकसद ये था कि वो सफाई अभियान में जुड़े। सफाई अभियान, शहर की सफाई करेंगे, शहर की सफाई के बाद पूरे इलाके की सफाई करेंगे, इलाके की सफाई के बाद वो राष्ट्र की सफाई करेंगे। मगर 1915 में जो गांधी ने झाड़ू उठाया, सत्याग्रह आश्रम मीन्स वहां सिर्फ सच नहीं बोलना है, सत्य का आग्रह नहीं रखना है, सत्य के लिए समर्पित रहना है, दूसरों को भी सत्य बोलने के लिए समर्पित करना है। सत्याग्रह का मतलब ये होता है सामने का दर्द महसूस करना, उस दर्द को अपना दर्द मानते हुए उनको आगे कैसे हम उनका दर्द, उनकी समस्या को हम वाचा दे सके, वो सत्याग्रह आश्रम था। सत्याग्रह आश्रम की आप नियमावली देखें, उन्होंने प्राचीन परंपरा को, आश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। गांधी अफ्रीका से 3 कार्य योजना लेके अहमदाबाद में आए थे। अहमदाबाद में आने के बाद उन्होंने वही पुरानी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व स्वीकारा। आज हम गांधी की रेलेवेंस की बात करते हैं। 1915 की साल में गांधी जी को कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी में सिर्फ 3 वोट मिले थे, सिर्फ 3 वोट। वही गांधी, उनको 1924 में जब बेलगांव कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट बनना था तो उनको डेमोक्रेटिक वे से दसक्रूई तहसील से इलेक्ट होना पड़ा। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, प्रादेशिक लेवल पे आए, गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से वो चुनाव लड़ते हुए आगे गए और इस तरह से CWC के अंदर आगे बढ़े। तो राजनीति के अंदर ट्रांसपेरेंसी, तन की पारदर्शिता, मन की पारदर्शिता और धन की पारदर्शिता, ये गांधी के अंदर हमको देखने को मिलता है। 1915 के अंदर उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से सफाई अभियान करना चाहा। सत्याग्रह आश्रम में उन्होंने सबसे पहला स्वच्छाग्रह का आग्रह किया था। कस्तूरबा ने एक बच्चे का रुमाल धो दिया
गांधी जी नाराज हुए। गांधी जी की 1915 की आप डायरी देखें तो 1915 की हैंड रिटन डायरी के अंदर गांधी जी कहते हैं, ते देवानी धोती पर धोई तो हूं उपवासनो प्रयोग करीश। जब गांधी जी ने सितंबर में दूधाबाई दाफड़ा को अपने आश्रम में प्रवेश दिया, तब विरोध किया गया। अहमदाबाद के इसी सत्याग्रह आश्रम में किसी ने बीड़ी पिया, गांधी ने उपवास किया। बच्चों ने झूठ बोला, उपवास किया। मगर 1915 की साल किस तरह से टर्निंग पॉइंट आए? उन्होंने सबसे पहला चेंज समाज व्यवस्था को चेंज किया। कैसे समाज व्यवस्था को चेंज किया? राजनीति की भाषा बदल दी। पहले क्रिसमस के वैकेशन में सब लोग जाते थे, इंग्लिश में लेक्चर देते थे। हमारे गुजरात के कवि दलपत राम 3 दिन तक अहमदाबाद के इजलास में सोते रहे थे, मगर उन्होंने गुजराती के अंदर जो बात कही वो दिल की बात थी, और वो दिल की बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ऐसी असर की कि जब दलपत राम का देहांत हुआ तो उन्होंने एडिटोरियल से उनको अंजलि दी। गांधी 1915 में जब आए तो उन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू अपनी मातृभाषा गुजराती में दिया, और उन्होंने कहा, हूं गुजराती होवाथी गुजराती भाषा मार्फते देश सेवा करवा मांगू छू। यानी मैं गुजराती हूं और गुजराती मेरी मातृभाषा है, इसी माध्यम से मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। राजनीति को कैसे उन्होंने चेंज किया, एक लोक सेवा का माध्यम बनाया। आज लोक सेवा की हमको काफी आवश्यकता है। गांधी ने राजनीति को चेंज किया, अर्थनीति को इसी आश्रम से उन्होंने शुरुआत के अंदर तो वे चरखे के प्रयोग करते थे और बुनकर काफी लोगों को बुलाए, करीम भाई को उन्होंने बुलाया, और गांधी ने देखा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुझे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आना है, गोखले के कहने पे समग्र हिंद का प्रवास किया। तो आप देखेंगे पहले साल उन्होंने लोगों से किस तरह से कांटेक्ट किया। मेरे पीछे गांधी जी की ये तस्वीर हैगी, जब अफ्रीका से वे निकले लंदन होके, वे जब बॉम्बे लैंड हुए तब लंदन में तो काफी ठंडी थी, वहां पर ये वस्त्र नहीं थे, मगर लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोक संवाद करने के लिए उन्होंने अपना पहनावा, भारतीय पहनावा अपनाया। और गांधी ने किस तरह से टर्निंग पॉइंट पूरी राजनीति के अंदर ला दिया और पूरी अर्थनीति बदल दी, और सूत के माध्यम से उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को जोड़ा। आप देखेंगे ये साल असहयोग आंदोलन का भी शताब्दी का वर्ष है। इसी अहमदाबाद के अंदर यही अक्टूबर माह के अंदर गुजरात की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का चौथा अधिवेशन हुआ था। वहां पर सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षण का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसी के साथ असहयोग आंदोलन का भी रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो बाद में नागपुर कांग्रेस के अंदर उसको अनुमति दी गई थी, अनुमोदन दिया गया था। तो गांधी किस तरह से चेंज लाते हैं, और उन्होंने देखा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कौमी एकता जब तक नहीं आएगी, उनकी ये तीसरी कार्य योजना थी। और गांधी मुसलसल झाड़ू चलाते रहे। झाड़ू उनकी कैसी चलती रही? मृत्यु दम तक उनकी झाड़ू चलती रही, अर्थनीति में चलती रही, समाज नीति में चलती रही, और राजनीति में झाड़ू चलती रही। गांधी ने 1915 के अंदर कोचरब के सत्याग्रह आश्रम के बगल के अंदर कोचरब गांव में अंत्यज रात्रिशाला शुरू की थी। आज अस्पृश्यता के सामने एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, तो गांधी ने वो मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया? मैंने नरसिंह मेहता की जो बात कही, वैष्णव जन की जो बात है, सच्चा वैष्णव वो है जो पीड़ पराई जाने रे, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे और उसी को वाचा दे। गांधी ने अंत्यज रात्रिशाला के अंदर एक छगन नाम के बच्चे को अपने गले लगाया और छगन की क्रिएटिविटी को पहचाना, गुजरात विद्यापीठ के अंदर उनको जगह दी। वह प्यून के तौर पे छगनलाल काम करते थे, मगर छगनलाल उसकी क्रिएटिविटी को गांधी ने पहचाना, उसको तराशा और गुजरात के सबसे बड़े जो कला गुरु रविशंकर रावल है उनके शिष्य बनाए। रविशंकर रावल ने जब उनको अपनी आर्ट स्कूल में एडमिशन दिया तो उनके सामने बहुत बड़ा विरोध हुआ, मगर रविशंकर रावल तो गांधी के मार्ग पे चलने वाले अनुयायी थे। उन्होंने छगन को अपने गले लगाया,
और छगनलाल को बेंद्रे के पास भेजा, उनको शांति निकेतन में भेजा गया, लखनऊ में भेजा गया, मगर छगनलाल ने सबसे बड़ा जो काम किया वो दांडी मार्च का डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, हिंदुस्तान का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। अहमदाबाद को अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए फख्र है, गौरव है कि अहमदाबाद के अंदर जो नायाब मॉन्यूमेंट्स है वो जरूर है, मगर अहमदाबाद गांधी का अहमदाबाद है। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद है। इसी शहर से महात्मा जी ने दुनिया को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का संदेशा दिया था। इसी शहर से उन्होंने मानवता का संदेशा दिया था। छगनलाल ने दांडी मार्च के दौरान जो ड्राइंग्स बनाई थी, ये ड्राइंग्स मुझे अहमदाबाद के संडे मार्केट से मिले हैं, और ये ड्राइंग्स के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसा गांधी उन्होंने, छगनलाल ने क्रिएट किया था। वो दांडी मार्च का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमको छगनलाल की इस चित्रपोथी में देखने को मिलता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी को मैन ऑफ द ईयर के तौर पे टाइम मैगजीन ने 1930 के अंदर चुना, जब गांधी दांडी की ओर चल पड़े थे, अभी दांडी नहीं पहुंचे। 61 ईयर का एक ज़ईफ इंसान अपने चुनिंदा साथियों के साथ ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती देने के लिए निकला है। तो ये क्या बात थी उनके अंदर, क्या बात थी कि साबरमती नदी दुनिया की एक मात्र, मैं मानता हूं ये नदी है जिसको एक व्यक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया ने एक पहचान दी। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के किनारे कोचरब से जब सत्याग्रह आश्रम को वहां पर साबरमती शिफ्ट कर दिया तो उनके लिए दो ही वजह थी। गांधी ने वहां पर आश्रम क्यों शिफ्ट किया? नजदीक में साबरमती सेंट्रल जेल थी और नजदीक में स्मशान गृह भी था। यानी समर्पण की जो बात थी, राष्ट्र के लिए समर्पण, समाज के लिए समर्पण, लोगों के लिए समर्पण, वो समर्पण आज हमको दोबारा जिंदा करना है। गुजराती में बच्चे लोग प्रार्थना गाते हैं, सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वण जोईतु न संगरवू, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अड़े न अबड़ावू, अभय स्वदेशी स्वाद त्याग ने, सर्वधर्म सर का गणवा, आ 11 महाव्रत गणी, आ 11 महाव्रत समझी, नम्रपणे दृढ़ आचरवा। गांधी ने 11 मार्ग हमको बताए हैं। उन्हीं मार्ग पे अगर हम चलेंगे, इस महामारी के दौर के अंदर आज हम नेट के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हैं, इन बुजुर्गों से हमने उनके विचार शेयर किए, मगर गांधी हम मानते हैं कि अहिंसा में पूर्ण रूप से मानते थे, ऐसा है जरूर बात है। मगर मनुबेन की डायरी के अंदर हमको एक प्रसंग देखने को मिलता है, तो उसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की जो कार्य योजना थी, मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रेटेजी थी, उसका भी एनकाउंटर गांधी ने करके बताया था। गांधी ने कहा था, मनुबेन की डायरी में ये लिखा हुआ है, अनपब्लिश्ड डायरी, मनुबेन की डायरी नेशनल आर्काइव्स में है। गांधी कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ये जूनागढ़ पे अटैक करने की जो बात करता है, मैं इसकी चाल समझता हूं, ये इसके बाद आगे बढ़ना चाहेगा, हैदराबाद तक की इसकी स्ट्रेटेजी है। मगर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारे पास, हिंदुस्तान के पास अच्छे से अच्छा नेवी है, हम नेवी के माध्यम से कराची को जीत लेंगे, अमृतसर से लाहौर जीतते हुए हम इस्लामाबाद को भी आसानी से जीत लेंगे। यह मेरी योजना है, जिन्ना की योजना नहीं है। यानी गांधी वॉर स्ट्रेटेजी भी समझ सकते थे, वॉर स्ट्रेटेजी भी उनके पास एक माध्यम रहता था, हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए। गांधी एक विचार है, एक व्यक्ति नहीं है। गांधी आज भी जिंदा है और गांधी हर हमेशा रेलेवेंस रहेगा। जब मैन ऑफ द ईयर के तौर पे गांधी जी को चुना गया, तब उनके सामने जो जो लोग थे, हिटलर यानी असुरी शक्ति का प्रतीक था, अमेरिका का एक गैंगस्टर था, वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन था, और उसके सामने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के ये महानायक का चुनाव हुआ था। आज भी गांधी प्रस्तुत है, गांधी एक विचार है, वो विचार की प्रस्तुतता हर समय में रहेगी। यही बात मैं अहमदाबाद के इसी गांधी हेरिटेज हाउस से आपसे शेयर कर रहा हूं। खूब बहुत आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद। प्रणाम।
कहाँ गए? बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कादरी. We are now open to questions and comments from all of our panelists. किसी का कोई प्रश्न है? Sir, may I ask? जी बताएं. Sir, my name is Krishna Murari. I am teaching political science in Shahid Bhagat Singh College, and I would like to ask this question, and any of the speakers may answer this question. Actually, Gandhi is known for managing the things and resolving the problem, and at that period, if there were any issue in nation, particularly at the time of division, he was very active. So, can you outline any specific his action plan or his idea about Jammu and Kashmir at that time? Thank you, sir. Any other questions? We can take a couple of questions and ठीक. we can take a couple of questions before the speakers answer them. Alright. अभी सर जवाब ही दे देते हैं, बाद में देख लेंगे. अभी कोई और प्रश्न नहीं है. ठीक है. आपसे पूछा गया था ना प्रश्न, सब इसी से भी, लेकिन मैं भी जवाब दे सकता. जी सर, आप बोलें सर. कश्मीर के बारे में तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि गांधी जी ने टू नेशन थियरी को तो कभी स्वीकार नहीं किया. ये मूल मंत्र था उनका. एक माने में जवाहरलाल वगैरह तो टू नेशन थियरी को अपने ढंग से स्वीकार तो किसी ने नहीं किया, लेकिन अपने ढंग से स्वीकार कर लिया. गांधी ने कभी नहीं किया. एक बात तो ये ध्यान रखनी है. इसलिए वो तो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे और उन्होंने बादशाह खां को कहा था मैं आऊंगा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा मुझे. और ये सोचते थे कि अभी, जैसा बहुत लोग सोचते थे, जवाहरलाल ने 1954 में किसी स्पीच में कहा, हम लोग कहाँ सोचते थे कि पार्टीशन जो है हमेशा के लिए है, तो लगा तत्कालिक लड़ाई हो रही है, इसका एक रास्ता निकाल दे. तो गांधी तो मानते ही नहीं थे कि अलग होना चाहिए, देश एक ही रहे. और उसके लिए उन्होंने लोग दिल्ली, देखिए नवाखाली दिल्ली बिल्कुल
अलग अलग चीज है। दिल्ली में उन्होंने स्टैंड लिया, मुसलमान लोग नहीं जाएंगे बाहर, कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। बिहार में भी कहा कहीं नहीं जाएंगे। नोआखाली में हिंदुओं को क्या कहा, मैं कंसोलेशन देने नहीं आया आपको, मैं करेज देने आया, यही रहो। स्ट्रेटेजी क्या थी, कश्मीर वाली भी बात समझनी चाहिए। स्ट्रेटेजी ये थी कि जो जहां रहेगा वहीं रह जाएगा तो देश का बंटवारा नहीं होगा। इसके लिए क्या अथक परिश्रम किया, कहाँ बिहार, कहाँ कलकत्ता, कहाँ नोआखाली, कहाँ दिल्ली, मैंने एक आदमी कितनी बहुत प्रयास किया कि देश एक रह जाए। तो कश्मीर की समस्या को भी, लेकिन जब बंटवारा हो गया और हिंदुस्तान की फौज कृष्ण मुरारी जब जाने की बात आई कश्मीर में, तो किसी ने गांधी से पूछा कि आपने भी शायद समर्थन दिया है, तो आपकी अहिंसा का क्या होगा। उन्होंने कहा गांधी अहिंसक है, आज भी कल भी। हिंदुस्तान राज्य अहिंसक नहीं है, राज्य है ना। फौज किस लिए रखे हो, फौज रखे हो तो लड़ो। तो वो अगर कश्मीर की समस्या हो गांधी के संदर्भ में, तो हमें सर्वधर्म समत्व वाली जो बात है, कौमी एकता की जो बात है, वो साउथ अफ्रीका से पूरा इतिहास है उसका। साउथ अफ्रीका हो या नल कोऑपरेशन के जमाने में खिलाफत का हो, हमेशा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, बहुत कोशिश की, नेहरू रिपोर्ट बनवाई, बहुत सी चीजें हुई। ये बात सही है कि, और वो एक बड़ी बात भी है, गांधी की असफलता का एक जीता जागता उदाहरण देश का बंटवारा, ये इस माने में वो असफल रहे। और उसके कई कारण है, उस पर अभी इतना समय नहीं है। लेकिन कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी हो, वो तो उनकी तो ये यानी धर्म उन्होंने जीना वाले, आप ध्यान से देखें, अगर जीना और गांधी की वार्तालाप, उन्होंने कहा मेरा बेटा हरिलाल तो मुसलमान बन गया है, तो उसकी राष्ट्रीयता बदल गई क्या। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र बनेगा, ये तो गांधी मानते नहीं थे, ये नहीं मानते थे। इसलिए कश्मीर की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, गांधी की मूल दृष्टि को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वो भी उन्होंने कश्मीर में फौज भेजने का भी समर्थन किया। तो कहा भाई राज्य है, तो राज्य जब है, फौज जब है, तो अपना जो काम है करो। तो ये बात ध्यान में रखना है जी। थैंक यू सर। Any other question or May comment? may I add to what Professor Pradhan has said? Sir, please go ahead, sir. I couldn't fully understand Krishna Murari's question. That's why I was silent. But from Professor Pradhan's answer, I guess what he wanted to know. I have been working on Indian federalism and comparative federalism on a global scale for a long time. And presently I am working on Indian federalism, the Indian experience at the Indian Institute of Advanced Study, Simla. My submission is that the answer to the question of Jammu and Kashmir, answer to the insurgencies in the northeast can only be found in practicing genuine democracy and federalism. Wherever we have failed in practicing genuine democracy and federalism, we have created problems. In the northeast, there have been some success stories. For instance, Mizoram in 1985, after the Mizo Accord, Mizoram is an island of peace.
and the separatism in Tamil Nadu is now a fact of history. Khalistan movement in Punjab is again a success story. And if we really want to resolve the question of Jammu and Kashmir, we should sincerely and genuinely allow democracy and federalism a chance. In South Asia, I notice that South Asian societies are generally a federal society, not only a plural society, but a federal society. Sri Lanka is a federal society. By federal society, I mean a society where ethnic groups or communities are regionally concentrated. If a community, if a couple of communities are spread all over the nation, it's a plural society, but not a federal society. So South Asian nations are generally a federal society. Pakistan is, Sri Lanka is, to an extent even Bangladesh is a federal society. But in South Asia, only India and now belatedly Nepal have adopted the federal political solution. If Pakistan had practiced federal democracy in East Pakistan, Bangladesh would not have been created. It was beyond the capacity of any foreign power to create a separate Bangladesh. It could be possible only because Pakistan did not practice democracy and federalism there and created a problem for itself. And wherever a country in South Asia or anywhere in the world departs from federal democratic solution in a federal society, it would be creating problems for itself. In Asia, only 3 nations have adopted federalism or democracy of some kind: India, Nepal, and Malaysia. 2 are Hindu majority nations, 1 is a Muslim majority nation. And these 3 nations are reasonably succeeding in politics, and they are able to ensure economic development because of this. This is my submission. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Professor Kadri, would you like to say something? जब तक हम गांधी विचार के अलग अलग माध्यम न देखें, तब कोई भी चीज पे कोई भी विधान करना, मैं मानता हूं, अधूरा रहेगा। जैसे मनुबेन गांधी का डायरी जब मैंने पहली बार देखा, उसका अभ्यास करा, तब मुझे पता चला कि काफी सारी मिसिंग लिंक्स आज भी इतिहास के अंदर जुड़ी नहीं है। और कश्मीर की जो बात है, तो उसी को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मनुबेन की डायरी को अगर हम दोबारा देखें, उसको समझें, क्योंकि वो आज भी अनपब्लिश है। जैसे महात्मा जी से आखिरी वक्त में सरदार पटेल उनको मिलने गए, पूरी बात हुई। नेहरू के बारे में तो ऐसा भी लिखा था कि उनको एम्बेसडर बना के यूरोप या अमेरिका में भेज दो। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आए तो बेहतर रहेगा। कश्मीर के बारे में भी गांधी जी के जो थॉट्स थे, क्या वो सोचते थे, पार्टीशन के बारे में क्या विचार थे, ये सारी चीज़ें हमको एक अलग एंगल से मनुबेन गांधी की डायरी में देखने को मिलती है। तो ऐसे भी बहुत सारे अनपब्लिश सोर्सेज जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कलेक्शन में भी हैं,
जैसे महादेव देसाई के निधन के बाद गांधी जी ने स्वयं अपने हस्ताक्षर में गुजराती के अंदर एक नोटबुक लिखा था। गांधी जी को क्या वेदना हुई थी कस्तूरबा महादेव भाई के निधन के बाद, उनको जो आघात लगा था, यह स्वयं गांधी जी के हस्ताक्षर के अंदर हमको ये देखने मिलता है। ये सारी चीजें कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जी के अंदर नहीं लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गुजराती के अंदर लिखी गई है। ये नेहरू मेमोरियल के अलावा भी अलग अलग संस्थाओं में या व्यक्तियों के पास पर्सनल कलेक्शन में, प्राइवेट आर्काइव्स में भी है। तो उनके माध्यम से हम एक नए एंगल से एक गांधी विचार को, गांधी विचारों की प्रस्तुतता को देख पाएंगे और उसी के माध्यम से पता चलेगा। जैसे प्यारेलाल पेपर्स में मुझे एक सेलिबसी रिलेटेड एक बहुत बड़ा कलेक्शन देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें इतिहास में नहीं आई है, स्वयं गांधी जी के हस्ताक्षर में लिखी गई चीजें हैं। ये सारा पूरा कलेक्शन जब तक दुनिया के सामने नहीं आएगा, आज का बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान था, वहां पर भी गांधी जी के काफी सारे पत्राचार जो है वहां के लोकल आर्काइव्स में वगैरह में है, लोगों के पास भी है। हमारे गुजरात के अंदर भी कई लोगों के कलेक्शन में कई ऐसी चीजें हैं। तो उसके माध्यम से हमको एक नई चीज देखने जानने मिलेगी। 1915 में गांधी जी ने आते के साथ अपने भाइयों का, बड़े भाइयों का जो बकाया था, उन्होंने जो अपने पैतृक संपत्ति को मॉर्गेज किया था, वो उन्होंने छुड़वाया। तो आप वो देखेंगे तो जब गांधी जी को बैरिस्टर का शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाना था, तब उनके भाई को अलग अलग 2 जगह से पैसा बोरो करना पड़ा था, ब्याज पे लेना पड़ा था, सूद पे लेना पड़ा था। वो चीज़ें गांधी जी ने उनका ड्यूज क्लियर किया था। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज भी लोगों के सामने नहीं आई है। तो उनको नए माध्यम से, नए एंगल से, उसका रिसिट हमको राजकोट आर्काइव्स में से कुछ अलग ही कलेक्शन में से मिल गया था। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे कि सार्वत्रिक रूप में गांधी किस तरह से टोटालिटी में हमको देखने को मिलते हैं। बहुत आभारी हूं कि आज हम लोग ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। धन्यवाद। अगर और कोई छोटा प्रश्न है सर, अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं ही एक प्रश्न पूछ सकता हूँ छोटा सा। आप नहीं, अगर किसी और को पूछना है तो आगे आए। लगता है वो कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस महत्वपूर्ण वार्ता का कंक्लूजन करना चाहूंगा इन शब्दों के साथ कि आज जो 3 व्याख्यान हमारे सामने गांधी जी के थॉट्स के जो पीरेनियल एलिमेंट्स हैं, मतलब शाश्वत जो सत्य हैं गांधी जी के विचार के, उनके बारे में जो चर्चा हुई अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंसाइटफुल थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ बातें जो मुख्य रूप से हमें निकलकर इसमें दिखाई देती हैं, एक तो ये है कि गांधी जी का जो विचार था, जैसा प्रोफेसर आर.सी. प्रधान ने कहा, प्रोफेसर एन.पी. सिंह ने कहा, प्रोफेसर कादरी ने कहा कि गांधी जी का विचार जो था वो बड़ा मौलिक विचार था। गांधी जी किसी भी प्रकार की थियरी से बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने जीवन को देखा, देश और समाज को देखा, हमारी सभ्यता और संस्कृति को देखा, और जो समस्याएं उस समय देश और समाज के सामने थीं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने विचारों को और अपने दर्शन को उन्होंने बनाया। जैसे एक प्रश्न आता है, प्रोफेसर आर.सी. प्रधान ने कहा कि ये जब हिंदू समाज के सामने ये 2 जो बड़ी चुनौतियां आई, एक जब ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में की, और दूसरी जब नोआखाली में दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी ने, हालांकि वो सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम एकता और दूसरे इस प्रकार के जो भी एकता से संबंधित विषय थे उनमें लगाया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हिंदू समाज के ऊपर जब इस प्रकार की एक थ्रेट आई तो गांधी जी उसके लिए खड़े हुए और उन्होंने जो सही बात थी उसको अब
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूना पैक्ट के टाइम पर उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी, आमरण अनशन करके भी उस थ्रेट को फेस किया और उस समस्या को उन्होंने उस समय पर हल करके दिखाया। इसी तरीके से जो उनका गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था, ये भी एक मेरा ये मानना है, शायद हमारे स्पीकर्स मुझसे ना एग्री करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, ये भी भारतीय परंपरा से निकला हुआ ही एक विचार है। गांधी जी ने उसको, जो परिस्थिति थी 20वीं शताब्दी की, जब भारत एक उपनिवेश था, उस परिस्थिति के हिसाब से गांधी जी ने उसको ढाल कर एक नया रूप दिया। लेकिन हमारे देश में ये जो फिलैंथ्रोपी की परंपरा रही है, ये जो परंपरा कहीं ना कहीं रही है कि धन जो मनुष्य कमाता है वो केवल अपने लिए नहीं कमाता है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वो समाज का भी उससे भला करे, इस विचार को गांधी जी ने कहीं ना कहीं समाज के सामने रखा। तो ये भी उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मौलिक अवदान मैं कहूंगा कि कहा जाएगा। और ये प्रोफेसर एमपी सिंह ने जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था, एक सवाल ये उसमें उठता है कि क्या वो सत्याग्रह एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन की चीज है, सारे संदर्भों में एप्लीकेशन की चीज है, या जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो एक सेमी मॉडर्न स्टेट जिसको कहते हैं, वो एक हेगेमनिक स्टेट थी और वो हमारे देश के लोगों के सहयोग से ही यहाँ पर राज कर रहे थे, और उन्होंने एक प्रकार का एक लीगल सिस्टम बना रखा था, एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट सिस्टम बना रखा था। क्या ये कारण था कि जो ब्रिटिश राज का नेचर था इस देश के अंदर, उस नेचर की वजह से जो गांधी जी की सत्याग्रह की स्ट्रेटजी थी वो सफल हुई? क्या ये स्ट्रेटजी दूसरे संदर्भों में, जहां पर एक पूरी तरीके से कहना चाहिए ऐसा रिजीम पावर में हो जो किसी भी प्रकार के विरोध को सहन करने के लिए एकदम तैयार ना हो, सफल होती या ना होती, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ये स्पेशली हमारे जो राजनीतिक विचारक हैं वो इस पर लगभग 60-70 साल से इस विषय पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उसी प्रकार की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जैसे जो प्रोफेसर कादरी ने एक जो मशहूर गाना है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आपने जो उस गाने से कुछ 3-4 कवि प्रदीप का लिखा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण और प्रचलित ये गीत है, तो आपने 2-4 लाइनें जो उसकी सुनाई बड़ी अच्छी लगी। और उसी में एक और स्टैंजा है जो इस बात को एक्सप्रेस करता है, वो है कि धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नकी तूने चढ़ाई, वाहरे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इसमें डाउट नहीं है कि गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी वो एक अजब अलग ढंग की लड़ाई थी। अब किस हद तक वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से केवल थी और उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है आगे दूसरे प्रकार की परिस्थितियों में, शायद गांधी जी दूसरे प्रकार की परिस्थिति में होते तो वो क्या सोचते, ये ऑब्वियसली एक चर्चा का विषय है। इस पर कोई उत्तर मेरी तरफ से तो देना संभव नहीं है। तो मैं हमारे तीनों आज के जो डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स थे, तीनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं नेहरू मेमोरियल की तरफ से, अपनी तरफ से, और आशा करता हूं कि वे आगे भी इस विषय पर, गांधी जी के विषय पर और दूसरे विषयों पर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और मैं ऑडियंस में उपस्थित हमारे काफी लोग जो वेब लिंक के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं।